साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल राजेंद्र सर गुरु कृपा क्लासेज पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि CET की क्लासें आपकी कंटिन्यू चल रही है, उसी कड़ी के अंदर हम दूसरी क्लास लेके आए हैं और अभी जो क्लास होगी ये आपकी होगी इंडियन ज्योग्राफी की, जिसमें MCQ के माध्यम से अपन इंडियन ज्योग्राफी का रिवीजन करेंगे। जैसे पहले क्लासें हुई थी इंग्लिश की, पॉलिटी की, जिसमें राजेंद्र जी सर आपको पॉलिटी करवाए थे। उसके बाद में हम लोगों ने अब एक जो है ये मैराथन क्लास के रूप में एक छोटी सी क्लास जिसमें 25 के समथिंग क्वेश्चन हैं, जिनको फास्टली पढ़ के अपन इसका रिवीजन करेंगे। और अब एग्जाम में टाइम भी नहीं बचा है, 7 और 8 तारीख को आपका एग्जाम है। देखिए पहला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि आपको नीचे जो कथन दिए गए हैं उस पर देख के ये बताना है कि कौन सा जो कथन है वो सही है या कौन सा गलत है, वो बाद में देखेंगे अपन। देखिए पहला ऑप्शन लिखा है आपके सामने, पहला है कि असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल, भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है मिजोरम, बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपको सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में टारगेट करना है कि ये जो है वो सही के बारे में बात कर रहा है या गलत के बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि सही कथन कौन सा है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले अपन इसको अगर रिवीजन ही कर रहे हैं तो पूरा डिटेल में इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, जैसे देखिए ये जो बात कर रहा था वो 7 सिस्टर्स वाले स्टेट्स की बात कर रहा था। मैं यहाँ पे हल्का सा मैप बना के आपको बता देता हूँ। जैसे ये है पूर्वोत्तर राज्य है भारत के, और इस पूर्वोत्तर राज्य के अंदर अपन देखें कि ये वाला जो भाग है ये जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है। भारत के इस तरफ में एक पड़ोसी देश स्थित है जिसका नाम क्या है, म्यांमार है। फिर इधर वाला जो देश है भारत का पड़ोसी देश, इसका नाम जो है वो है बांग्लादेश। भारत का ये जो पड़ोसी है इसका नाम है भूटान। यहाँ तक इसकी बाउंड्री है। और इधर अपन बात करें तो ये वाला देश हो जाएगा नेपाल। अब देखिए समझिएगा, 7 सिस्टर्स की जो स्टेट्स हैं उनके साथ में भारत के 7 देश सीमा जो सीमा साझा कर रहे थे। इसमें देखिए अब जैसे मैं आपको बताऊं कि पूर्वोत्तर राज्य हैं कौन कौन से, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अपन जैसे देखें कि अरुणाम मित्तर या अरुणाम मामी अपन लिख सकते हैं। अब जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। देखिए ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद में ये भाग हो जाएगा नागालैंड का। नागालैंड के बाद में ये वाला भाग होगा मणिपुर का, और ये वाला भाग हो जाएगा मिजोरम का। फिर ये जो स्टेट है ये वाला, ये है त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद में ये वाला जो भाग है वो है मेघालय का, और मेघालय के साथ में ये जो छोटा सा भाग है ये है असम का। देखिए 7 सिस्टर्स के जो स्टेट थे मैंने आपके सामने बनाए, जिसमें देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। ये निकट पड़ोसी हो गए इसके, जैसे म्यांमार है, बांग्लादेश। अब ये वाला जो स्टेट है इधर इस तरीके से, ये जो स्टेट है इसको अपन बोलते हैं पश्चिम बंगाल, और ये वाला जो स्टेट है इसका नाम है सिक्किम। अब जो क्वेश्चन आपने देखा था वो सारे क्वेश्चन के आंसर इसके अंदर आ गए। कैसे? देखिए इसमें देखिए पहला ऑप्शन लिखा है कि असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा साझा करता है। अभी स्लाइड में देखिए ये जो असम है 7 सिस्टर्स का राज्य है, छोटा सा राज्य है जो कि बांग्लादेश के साथ में यहाँ पे 2 बार सीमा साझा करता है। एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर इसके बाद में ये जो सीमा है ये मेघालय की आ जाती है, और फिर मेघालय के बाद में इधर वाली सीमा किसके साथ आ गई, फिर से असम के साथ। ध्यान रखना कि बांग्लादेश के साथ में ऐसा कौन सा स्टेट है जो 2 बार सीमा साझा करता है, तो कौन सा हो जाएगा, असम। अब यहाँ पे देखो उसमें लिखा था कि असम, भूटान व बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे देखिए ये तो भूटान की सीमा हो गई और इधर ये बांग्लादेश की सीमा हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपना जो पहला ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर इसके बाद में अगला है कि पश्चिम बंगाल जो है वो भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। देखिए स्लाइड में पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल के साथ, ये है पश्चिम बंगाल। अब ये पश्चिम बंगाल सीमा साझा कर रहा है किसके साथ में, अपने पड़ोसी देश निकट नेपाल के साथ में, इधर भूटान के साथ में और इधर
बांग्लादेश के साथ में। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं जो कि 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। जैसे अपन बात करें कि ये पश्चिम बंगाल जो है ना, देखो यहाँ पे आपके सामने सब कुछ लिख दिया मैंने इसके अंदर। यहाँ पे ये नेपाल के साथ में सीमा साझा कर रहे हैं, ये वाली सीमा, ये भूटान के साथ भी कर रहे हैं, ये बांग्लादेश के साथ भी कर रहे हैं। तो ऐसा ये हो गया, एक तो कौन सा पश्चिम बंगाल हो गया जो कि 3 देशों के साथ में सीमा साझा करता है। और पश्चिम बंगाल जो सीमा साझा करेगा वो किस किस के साथ में कर रहा है, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एक तो है नेपाल, नेपाल के साथ में अगला है भूटान, और भूटान के बाद में जो है वो है बांग्लादेश। यानी कि पश्चिम बंगाल जो है वो 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। फिर जैसे अपन बात करें कि इधर एक ये है चीन, ये हो जाएगा, इधर म्यांमार है, फिर इसके बाद में ये वाला है भूटान का। तो एक स्टेट अरुणाचल प्रदेश है जिसको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के नाम से, एरिया के नाम से जाना जाता है, पहले जाना जाता था। अब जैसे ये अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश को देखो ये कौन कौन से देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की ये वाली बाउंड्री देखो, यहाँ पे ये बाउंड्री देखो, ये किसके साथ है, भूटान के साथ। ये वाली बाउंड्री किसके साथ है, चीन के साथ। और ये बाउंड्री किसके साथ में है, इधर म्यांमार के साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भूटान है या जो अपना अरुणाचल प्रदेश राज्य है 2 नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, ये किस किस के साथ सीमा साझा करता है, वही 3 देश कौन कौन से हैं। एक तो है जैसे भूटान हो गया, भूटान के साथ में एक हो गया चीन और एक हो गया म्यांमार। यानी कि पश्चिम बंगाल 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, नेपाल, भूटान, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है वो भूटान, चीन और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। देखिए, आइए क्वेश्चन पे वापस। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। अब देखिए इसमें पश्चिम बंगाल नेपाल और भूटान की सीमा से लगा हुआ है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या है अपना, बिल्कुल करेक्ट है। फिर इसके बाद में है कि मिजोरम की जो सीमा है वो बांग्लादेश तथा म्यांमार से लगी हुई है। आपको रटना नहीं है बिल्कुल भी, माइंड में आप मैप को रखना, मैप से आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या था, मिजोरम जो है वो बांग्लादेश तथा म्यांमार के साथ। अब देखिए यहाँ पर ये रहा मिजोरम, और ये मिजोरम देखिए यहाँ पे, ये सीमा तो किसकी स्टार्ट होगी, यहाँ पे त्रिपुरा की, यहाँ से ये सीमा है जैसे मिजोरम की। तो ये बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये मिजोरम म्यांमार के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। इसका मतलब ऑप्शन क्या था कि मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। अब कह रहा है कि उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है, केवल 1 2 3, केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 3। तो कौन सा सही हो जाएगा, सारे ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं, 1 2 और 3 तीनों सही है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो अपना है वो ये है कि भारत के 3 उत्तर पूर्वी त्रिसंधि पर मिलने वाले देशों का सही जोड़ा कौन सा है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन के साथ में इसका सॉल्यूशन आपको करवा दिया। उत्तर पूर्वी बिंदु की अपन बात करें, जैसे ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब ये बात कर रहा है इस वाली डायरेक्शन की, जिसको अपन क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। त्रिसंधि का मतलब क्या होता है, संधि, जंक्शन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे 2 या 2 से अधिक चीजें आके मिलती हैं। त्रिसंधि का मतलब क्या हुआ कि 3 बिंदु हैं जो एक जगह पे मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है भारत, तिब्बत और चीन, फिर ऑप्शन है भारत, चीन, म्यांमार, भारत, तिब्बत, भूटान, भारत, चीन और भूटान। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जैसे मैं अभी आपको पिछली स्लाइड में लेके चलता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, ये वाला पॉइंट की बात कर रहा है, ये इस पॉइंट की बात कर रहा है, यानी कि ये डायरेक्शन नॉर्थ है, इधर ये साउथ, फिर इधर ये वाली डायरेक्शन हो गई ईस्ट और ये हो गई वेस्ट। तो ये वाली डायरेक्शन में देखो कौन सा है, यहाँ पे ये भाग है। अब यहाँ पे कौन कौन से हैं, भारत का तो अरुणाचल प्रदेश है, इधर चाइना है, इधर कौन सा है, म्यांमार। तो भारत, चीन और क्या हो गया, म्यांमार, इसका आंसर हो गया। अब देखो यहाँ पे भारत, चीन और म्यांमार, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि उत्तर पूर्वी संधि पर मिलने वाले कौन से हो गए, भारत, चीन और म्यांमार। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में ये पूछ ले कि इसमें उत्तर में मिलने वाले, त्रिसंधि पर मिलने वाले कौन से हैं, तो ध्यान रखना, जैसे मैं यहाँ पे छोटा सा मैप बनाता हूँ आपके सामने। जैसे ये वाला भाग तो है किसका, लद्दाख का, और ये भाग है जम्मू कश्मीर का। इस तरीके से इनको है ना केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। अब जैसे यहाँ पे इधर जो इसका निकट पड़ोसी है, ये सीमा है पाकिस्तान के साथ, फिर ये वाली जो सीमा है वो है अफगानिस्तान के साथ इधर, और इधर जो है वो किसके साथ में है, चीन के साथ। तो एक त्रिसंधि यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में बनती है, और ये कौन सी है, उत्तर दिशा में बनने वाली त्रिसंधि। इसका मतलब एक लद्दाख भी हो गया,
जो 3 देशों के साथ सीमा बना रहे, किस किस के साथ? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ। जैसे 2 मैंने आपको पहले बताए थे यहाँ पे कि पश्चिम बंगाल बनाता है और अरुणाचल प्रदेश। अब इसके साथ में तीसरा और ऐड कर लो कि लद्दाख जो है वो 3 के साथ सीमा बनाता है, और लद्दाख जो सीमा साझा करता है वो किस किस के साथ? पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ में आ जाएगा अफगानिस्तान के साथ, और अफगानिस्तान के अलावा चीन के साथ। तो ये 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। देखिए आगे 9 डिग्री चैनल अलग करता है। अब देखिए भारत के जो अपन केंद्र शासित प्रदेश पढ़ते हैं, जैसे लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दमन द्वीप है। अपन बात करें कि जैसे ये इंडियन मैप मैं यहाँ पे बनाता हूँ छोटा सा, ये वाला जो भाग है यहाँ पे कुछ ऐसे छोटे छोटे द्वीप समूह हैं। अब ध्यान रखना, यहाँ से एक बार आईएएस में सीधा क्वेश्चन पूछा गया था कि परवाल मूंगा द्वीपों का समूह कौन सा द्वीप है? तो ये जो है ये लक्षद्वीप, लक्षद्वीप है, ये परवाल मूंगा द्वीपों का समूह है। और यहाँ पर टोटल जो द्वीप हैं उनकी संख्या की अगर अपन बात करें तो 36 द्वीप हैं, जिसमें से 11 द्वीपों पर जनसंख्या निवास करती है। फिर जैसे अपन बात करें इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अंडमान समूह में 4 द्वीप हैं, निकोबार समूह में 3 द्वीप हैं, और इनके मध्य जो चैनल है वही कौन सा है? 9 डिग्री चैनल है। अब इसके बाद में जैसे अपन बात करें इधर यहाँ पे जैसे 6 डिग्री चैनल जो है, सबसे इंदिरा पॉइंट जो है, इधर इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से अलग करने वाला जो चैनल है वो कौन सा हो जाएगा? 6 डिग्री चैनल, जो कि इंडोनेशिया को अलग करता है किससे? इंदिरा पॉइंट से। फिर इसके बाद में जैसे अपन बात करें कि यहाँ पर जो टोटल द्वीप है उसमें से कितने द्वीपों पर जनसंख्या निवासित है? 38 द्वीपों पर है। इसकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी जिसकी बात करें सैडल पीक, जो कि उत्तरी अंडमान पर स्थित है, तो इसमें क्या हो जाएगा? उत्तरी अंडमान और निकोबार नहीं होगा, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार नहीं होगा, लक्षद्वीप और मिनिकॉय बिल्कुल सही है, लिटिल अंडमान, कार निकोबार नहीं होगा, क्योंकि इधर 8 डिग्री और 9 डिग्री 6 डिग्री चैनल है, 8-9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप में है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है। भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार क्या है? लगभग समान है। फिर इसके बाद में ये कह रहा है कि और उसकी लंबाई तथा चौड़ाई में दूरियों में अंतर पाया जाता है भूमध्य रेखा पर। अब कारण लिखा हुआ है कि भूमध्य रेखा पर ही देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है, और क्रम से है कम होती हुई दूरों पर क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। देखिएगा जैसे अपन बात करें ग्लोब के बारे में, तो ग्लोब पर जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं। और ध्यान रखना ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं जहां पर एक दूसरे को काटती हैं उस स्थान का नाम है गिन्नी की खाड़ी। और गिन्नी की खाड़ी जो है वो किस महाद्वीप में या महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में। अफ्रीका महाद्वीप की इस तरीके से है, और अफ्रीका महाद्वीप के पास इधर अटलांटिक महासागर में गिन्नी की खाड़ी है, जहां पर 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश एक दूसरे को काटती है। अपन बात करें कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो किसके बारे में जानकारी देती है? ये हमें ज्ञात करवाती है, समय का निर्धारण करती है, और अक्षांश रेखाएं निर्धारण करती हैं किसका? जलवायु का। ये ध्यान रखना थोड़ा सा। अब जैसे अपन समय की बात करें, समय की बात करें कि अभी जैसे एनडीए का एग्जाम हुआ था, उस एनडीए के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया था कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो अफ्रीका महाद्वीप के कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है? तो आपको पता है कि अफ्रीका महाद्वीप के 5 देश हैं। जैसे अपन बात करें, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके सामने, ये अफ्रीका महाद्वीप के 5 देश, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो और घाना, ये 5 देश हैं, जिसमें 3 सही दिए हुए थे, 1 गलत दिया हुआ था, उसमें से आपको अलग करना था। 5 देश हैं, याद रख लेना, बाकी इतनी जानकारी बहुत है, क्योंकि सीटी के एग्जाम में जो मेन है वो इंडियन ज्योग्राफी है, राजस्थान ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी का इतना कोई रोल नहीं है। देखिए मेरा क्वेश्चन ये था कि इसके बीच में भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय दूरी विस्तार लगभग समान है, लंबाई चौड़ाई समान है, लेकिन अंतर पाया जाता है। भूमध्य रेखा पर देशांतर के बीच की दूरी क्या होती है? सर्वाधिक। लेकिन अपन जैसे जैसे दूरों की ओर चलते हैं तो ये दूरी क्या होती है? छोटी होती जाती है, क्योंकि देशांतर रेखाएं क्या करती है? देशांतर रेखाएं जो है वो अर्धवर्त का निर्माण करती है, और जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो एक पूर्ण वर्त का निर्माण करती है। तो जैसे जैसे देखिए यहाँ पे ये 0 डिग्री हो गया। अब जैसे जैसे मैं इधर चलूंगा तो यहाँ से ये वाली दूरी क्या होती जाएगी? एक बिंदु पे आके मिल जाएगी।
इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक बिंदु के आकार में हो जाती है, तो जीरो, इसकी जो दूरी है वो कम होती होती दूरियों पर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि दूरियों में अंतर पाया जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले कथन को नहीं पढ़ के आपको कारण को पढ़ना है, और फिर कारण के बाद में आपको क्या लगाना है, इसीलिए लिखना है। अब देखिए इसका आंसर कैसे आएगा, मैं बताता हूँ। भूमध्य रेखा पर ही देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है और क्रम से कम होती हुई दूरों पर जीरो हो जाती है, इसीलिए भारत का अक्षांशीय विस्तार व देशांतरीय विस्तार समान है और उसकी लंबाई तथा चौड़ाई की दूरियों में क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। आपको ऐसा क्वेश्चन चाहे रीजनिंग में मिले, चाहे पॉलिटी में मिले, किसी भी में मिले, आपको पहले कारण पढ़ना है और फिर इसीलिए ऐड करके कथन पढ़ लेना है, आपका आंसर मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए भी सही है, आर भी सही है। आर जो है वो ए का क्या कर रहा है, सही स्पष्टीकरण दे रहा है। देखिए साथियों, आपकी एग्जाम तो नज़दीक आ गई है, फालतू अपन कमेंट वगैरह पे ध्यान देके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फास्टली आपका रिवीजन करना है, जितना जल्दी हो सके उतना रिवीजन करके रख दो। नया कुछ भी मत पढ़ना इस समय पर, क्योंकि नया पढ़ोगे भ्रमित हो गए कि हमें ये नहीं आता, वो नहीं आता, फिर उसका कोई फायदा नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि ये किसके लिए फेमस है। तेंदुआ और चीता के लिए, शेर के लिए, पक्षी के लिए, बाघ के लिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। देखिए शिवपुरी किसके लिए फेमस है। इतना मैं बता देता हूं कि शिवपुरी जो राष्ट्रीय पार्क है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। अब बता दो किसके लिए फेमस है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तेंदुआ और चीते के लिए फेमस है। फिर अगला क्वेश्चन है, इलायची पहाड़ियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में यहां पे आओ सीधा और देखो किसकी बात कर रहा है, सत्य कथन की बात कर रहा है। आपको सही ढूंढना है, गलत को देखना ही नहीं है। अब सही कथन कौन सा है बताओ इसमें। पहला लिखा है कि यह पश्चिमी घाट में स्थित है। इधर देखो, अपन इंडिया का मैप बनाए, ये वाला जो घाट है, जैसे आगे वाली स्लाइड पे ले लेता हूं मैं इसको, ये गुजरात हो गया। गुजरात के बाद में ये वाला भाग महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद में ये वाला जो भाग है वो कर्नाटक का, और इस तरीके से ये जो भाग है वो केरल का। फिर इधर आ जाएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद इधर आ जाएगा पश्चिम बंगाल। देखिए ये जो तट है, इस तट को अपन किस नाम से जानते हैं, इस वाले तट को अपन बोलते हैं पश्चिमी घाट, और इस वाले को बोलते हैं पूर्वी घाट। अब ये क्वेश्चन अपना जो क्या था, देखिए इलायची पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से राज्य में है। केरल कर्नाटक इसमें विस्तृत है, जो कि अब देखिए केरल कर्नाटक की बात कर रहा हूँ मैं। अब इसमें देखना, ये मैंने आपको बताया कि ये तो है महाराष्ट्र, ये है गोवा, ये है कर्नाटक और ये है केरल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसका भाग हो गया, इधर पश्चिमी घाट का, और ये इधर पूछे तो पूर्वी घाट का। तो अब देखिए इसका आंसर, यह पश्चिमी घाट में स्थित है, बिल्कुल सही है। यह केरल और तमिलनाडु की सीमा का निर्धारण करता है, यह भी बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद में बात करें कि यह विश्व धरोहर की सूची में शामिल है, बिल्कुल ये इसी में शामिल है। यानी कि भारत के अंदर टोटल विश्व में 36 वर्ल्ड हेरिटेज साइट या विश्व धरोहर है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है। जैसे नम आर्द्रभूमि, उसमें आर्द्रभूमि में ये शामिल है, जिसमें भारत में 4 क्षेत्र हैं। वो अब ये आगे क्वेश्चन में मैं बता दूंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन अपना, सुंडा ट्रेंच किस महासागर में स्थित है। सुंडा ट्रेंच की बात कर रहे हैं, बताओ देखिए कमेंट बॉक्स में। हिंद महासागर में है, प्रशांत महासागर में है, अटलांटिक महासागर में है, या अरब सागर में स्थित है, बताओ। तब तक मैं अगला क्वेश्चन करवाता हूँ। फिर है कि जलोढ़ मृदा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन की बात कर रहे हैं। असत्य कथन में पहला लिखा है कि जलोढ़ मृदा भारत में एक बड़े भूभाग पर पाई जाती है। अगला है यह मृदा कॉफी उत्पादक उपजाऊ है, काफ़ी उपजाऊ होती है, इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, यह फास्फोरिक होती है, यानी कि इसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक पाई जाती है। फिर है इसमें कले की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, और यह नम नहीं है, ये नमी को अधिक समय तक अवशोषित, अधिक समय तक रख सकती है। बताओ इसका आंसर क्या है, आप भी बताओ देखिए क्या आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन है कि जलोढ़ मृदा के बारे में असत्य कथन कौन सा है। जलोढ़ मृदा है वो एक बड़े भूभाग पर पाई जाती है, यानी कि जैसे अपन तराई, भांबर, जो खादर, बांगर इनको पढ़ते हैं। जलोढ़ मृदा जो होती है वो किसके लिए उपयुक्त होती है,
नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो इसमें है कि ये जो है नाइट्रोजन, इसमें जलोढ़ मृदा के बारे में असत्य कथन कि भारत के बड़े भूभाग में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। मृदा काफ़ी उपजाऊ होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। और फास्फोरस की अधिकता होने के कारण उसमें ह्यूमस की कमी रहती है, इसी वजह से ये भी सही है। तो इसका गलत आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें कलय की मात्रा अधिक नहीं होती और यह नमी को अधिक समय तक अवशोषित नहीं रख सकती। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट की नदी नहीं है? पश्चिमी घाट की बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल से नहीं निकलती है। पहला ऑप्शन है गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, सतलुज नहीं है, ये सतलज नदी और पलार नदी। बताओ इसका आंसर क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ऐसे इसको लेके बैठने से काम नहीं चलने वाला, ध्यान रखना। टेक्निकल टीम बताओ, देखिए इसका आंसर क्या आएगा। सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। गोदावरी नदी जो है पश्चिमी घाट से निकलती है, कृष्णा नदी पश्चिमी घाट से, पलार नदी, सतलज नदी यहाँ से नहीं होगी। जैसे अपन पढ़ते हैं उत्तर दिशा के अंदर सिंधु, सतलज, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब जो पंजाब की नदियाँ हैं उसकी सहायक नदियों के बारे में, तो वो ये है, ध्यान रखना। फिर इसके बाद में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि सुंडा ट्रेंच किस सागर या महासागर में स्थित है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, अरब सागर। बताओ इसका आंसर। आया नहीं अभी तक। किस में स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है कि सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? अभी मैंने स्टार्टिंग में जो पहला क्वेश्चन लक्षद्वीप और इसका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का करवाया था, तभी मैंने इसके बारे में बताया था कि सैडल पीक जो है वो उत्तरी अंडमान में स्थित है और अंडमान समूह की सबसे ऊंची चोटी है। बताओ कहाँ पर होगा? लक्षद्वीप, पांडिचेरी, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और इस समूह की सर्वोच्च चोटी की बात करें वो कौन सी है? सैडल पीक है, और सैडल पीक एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किन उत्तर पूर्वी राज्यों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको इसका क्रम पता रहेगा तो आप इसका आंसर आसानी से बता दोगे। पहला लिखा है त्रिपुरा व नागालैंड, त्रिपुरा व मिजोरम, मेघालय व मिजोरम, असम व त्रिपुरा। बताओ देखिए। अब मैं इसको यहाँ पे स्लाइड में आपको अच्छे से समझाई देता हूँ। देखिए आप तब तक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो इसका आंसर क्या आएगा। और ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको कि कर्क रेखा बोलते हैं। किन किन से गुजरती है? ये दो स्टेट हैं, इतना मैं आपको हिंट दे देता हूँ। अब ये दो स्टेट कौन कौन से हैं जो 7 सिस्टर्स के भाग में आते हैं? मैंने बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ये मणिपुर की सीमा आ जाएगी। और ये स्टेट जो है वो कौन सा है? मिजोरम। और ये वाला स्टेट त्रिपुरा। ध्यान रखना, एकमात्र राज्य जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है कौन सा है? त्रिपुरा है। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ? त्रिपुरा और मिजोरम। ये टोटल जो है वो 8 स्टेट से गुजरती है। कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों की अपन बात करें तो यहाँ पे जैसे गुजरात है, गुजरात के बाद में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये हो गया 8 राज्य, इनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। अपन बात करें कि कर्क रेखा में उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में कितने राज्यों की राजधानी स्थित है जो कर्क रेखा से उन राज्यों से होकर गुजरती है? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर कर्क रेखा के उत्तर में है, त्रिपुरा की राजधानी कर्क रेखा के उत्तर में, और मिजोरम की राजधानी कर्क रेखा के उत्तर दिशा में। बाकी सबकी राजधानी दक्षिण दिशा में स्थित है। झारखंड। फिर इसके बाद में जैसे अपन बात करें कि इस पहले वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ कि किन उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है? यहाँ पे लिख लिया त्रिपुरा और मिजोरम। तो देखो इसका आंसर त्रिपुरा व नागालैंड नहीं होगा, त्रिपुरा व मिजोरम, ये सही हो गया, इसका बी आंसर सही है। फिर इसके बाद में देखिए आगे, कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा कितने समान राज्यों से गुजरती है? 5 लिखा है। इससे तो गुजरती है क्या? भारत की मानक समय रेखा। और भारत का जो मानक समय है वो कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत की मानक समय रेखा है। 8 राज्यों से
कर्क रेखा गुजरती है, और 2 राज्य ऐसे हैं जिनसे कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यानी कि भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा की बात करें तो GMT से 5.5 घंटे आगे है। अब ये इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में एक पेपर हुआ था 2nd ग्रेड का, उसमें ये क्वेश्चन आया था। देखिए, जैसे माना कि ये क्या है, कोई ग्लोब है, और मैंने कहा कि ये जो है ये 0 डिग्री देशांतर है, और उसमें जो आया था वही क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, और भूटान से जो देशांतर गुजरता है वो 90 डिग्री है। अगर यहाँ का समय 12 बजे का है तो भूटान का समय कितने बजे का होगा, ये क्वेश्चन आया था। अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालते हैं कि जैसे मान लो कि पृथ्वी है 24 घंटे में टोटल जो राउंड लगाती है 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे में कितने डिग्री देशांतर को पार करेगी, 15 डिग्री देशांतर को। 1 घंटे के अंदर 15 डिग्री देशांतर को पार कर रही है, तो मैं लिख सकता हूं कि ये 60 मिनट में कितने देशांतर को पार कर जाएगी, 15 डिग्री देशांतर को। तो 1 डिग्री देशांतर में कितना समय लगेगा, 4 मिनट का समय लगेगा। बस इसको ध्यान रखना, हो गया इसका आंसर कंप्लीट है। अब कैसे हुआ देखो इधर, अब ये कह रहे हैं कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगेगा। 0 से गया कहाँ पर, 90 पर, इसका मतलब इसने कितने देशांतर को पार किया, 90 देशांतर को पार किया। 1 देशांतर को पार करने में कितना समय लगा, 4 मिनट का। टोटल समय कितना लगा, 360 मिनट का समय लगा। अब 360 मिनट को घंटे में चेंज कर लेंगे, यानी 6 का भाग लगाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 60 का भाग लगाएंगे तो 360, और ये क्या हो गया 0, 6, यानी कि 6 घंटे। अब अगर यहाँ से अपन पूर्व दिशा में चलेंगे तो हमें क्या करना है, प्लस करना है, और अगर अपन पश्चिम दिशा में चलेंगे तो क्या करना है, माइनस करना है। इसका मतलब 12 के अंदर अगर अपन 6 को ऐड करते हैं तो समय हो जाएगा कितना, 6 बजे का। अगर GMT लंदन के अंदर 12 बजे का समय है तो भूटान के अंदर कितने बजे का समय हो जाएगा, 6 बजे का समय हो जाएगा। कितने का समय हो जाएगा, 6 बजे का। देखिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, भारत की संपूर्ण तटीय सीमा कितनी है, 7516.6, 6100 किलोमीटर, 22716.6, 15200 किलोमीटर। अब देखो इधर फिर आंसर बताना। जैसे मैं कहूँ कि ये जो मैप है वो इंडिया हो गया, यहाँ से जो इसकी सीमा है वो जलीय सीमा लगती है, यहाँ से ये जो सीमा है वो जलीय सीमा है। और जलीय सीमा जो राज्य बनाते हैं, स्थलीय और जलीय दोनों सीमाओं का निर्धारण करने वाले राज्य, एक तो है ये पश्चिम बंगाल, और ये वाला जो स्टेट है वो है गुजरात। हो गया ये। अब यहाँ से यहाँ तक की अपन बात करें, अगर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल नहीं करके फिर बात करते हैं तो ये वाली लंबाई होगी कितनी, 6100 किलोमीटर। ये क्या कह रहा है कि संपूर्ण तटीय सीमा, इसका मतलब इसने जो केंद्र शासित प्रदेश है उसको भी शामिल कर लिया। तो अगर मैं इसको शामिल करता हूं इधर यहाँ पे, जैसे अपन शामिल कर ले इसको भी, तो ये वाली सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर। ये तो हुई जब अपन द्वीपों को शामिल नहीं कर रहे थे तब, ये हुई जब लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल कर लिए तब। फिर अपन बात करें कि सर जो इसकी स्थलीय सीमा है वो कितनी है, तो उसकी देखिएगा, ये जो स्थलीय सीमा है इसकी लंबाई की अपन बात करें तो ये है 15200 किलोमीटर। हो गया काम, पूरा सॉल्यूशन मिल गया इसका। अब देखिए इस 15200 के अंदर 15200, ये वाली सीमा तो कैसी है, स्थलीय सीमा। जलीय सीमा कितनी है, जलीय सीमा की अगर अपन बात करें कि द्वीपों सहित शामिल करते हैं तो कितनी हो जाएगी, 7516.6। अगर द्वीप नहीं लेंगे काम में तो कितनी होगी, 6100 किलोमीटर। तो ये वाली जो कंप्लीट सीमा होगी, कंप्लीट बाउंड्री होगी, ये कितनी हो जाएगी, देखो देखिए काउंट, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि 15200 तो अपन लिख लिए कि ये तो कैसी सीमा है, इसकी स्थलीय सीमा। फिर अपन बात करें कि इसकी जो जलीय सीमा द्वीपों सहित थी वो कितनी थी, 7516.6 किलोमीटर थी, ये हो गई जलीय। अब दोनों को ऐड करो, 0.6 ये हो गया, 61591। एक मिनट रुको,
ऐसे लिखो, देखिए ये वाली सीमा कितनी हो जाएगी, 6 हो गया, 6 1, ये 5 हो गया, 7516.6, 22716.6। देखो इधर 15,200 किलोमीटर ये, 7,516.6 किलोमीटर ये। तो अब देखो इधर कि 15,200 और ये है 7,516.6 किलोमीटर। अब इसको ऐड करेंगे, ये तो सीमा कैसी हुई, स्थलीय सीमा, ये सीमा कैसी हुई, जलीय सीमा, 0.661, ये हो गया 7, ये हो गया 22,716.6 किलोमीटर। ये हो गई इसकी संपूर्ण सीमा, जिसमें स्थल भी शामिल हो गया, जल भी शामिल हो गया। लेकिन ये बात कर रहे हैं किसकी, संपूर्ण तटीय सीमा की। तो तटीय सीमा जो है इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 7,516.6। 6100 किलोमीटर कब होगी, जब द्वीप समूह को शामिल नहीं करेंगे, और जब दोनों को शामिल कर लेंगे तो कितनी हो जाएगी, इसको स्थलीय और जलीय दोनों को शामिल करेंगे तो 22,716.6। और अगर इसको शामिल करते हैं, स्थलीय सीमा के बारे में बात करें तो वो कितनी होगी, 15,200 किलोमीटर। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, काली व तीस्ता नदी के मध्य कौन सा हिमालय स्थित है, कुमायूं हिमालय, असम हिमालय, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय। हिमालय से रिलेटेड यानी भौतिक प्रदेश का क्वेश्चन है। समझो पहले इधर, जैसे मैं यहाँ पे कुछ नदियाँ बना रहा हूँ और क्रम से ऐसे याद रखना, सिंधु, सतलज, तीस्ता और ये नदी है ब्रह्मपुत्र। अब इसके बाद में देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो हिमालय स्थित है ये कौन सा है, ये वाला। जैसे अपन लोग बात करें कि ये जो हिमालय है, फिर ये हिमालय है, फिर ये हिमालय है, और फिर जैसे ये हिमालय है। बताओ देखिए इसका आंसर क्या आएगा। ये हिमालय तो कौन सा हो जाएगा, पंजाब हिमालय। ये कौन सा होगा, ये कौन सा होगा, बताओ देखिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ और इसका आंसर बताओ। देखिए काली व तीस्ता नदी के मध्य मैंने कुछ नहीं बनाया, यहाँ पे कौन सा हिमालय आएगा। जैसे सिंधु और सतलज के लिए मैंने बता दिया कि कौन सा हिमालय है, पंजाब, सतलज और काली के बीच में कौन सा हो जाएगा, कुमायूं हिमालय। और फिर है कि काली और तीस्ता नदी के बीच में जो हिमालय होगा वो कौन सा होगा, नेपाल हिमालय। और फिर इधर जो स्थित होगा इसका नाम क्या हो जाएगा, असम हिमालय। अब चलो आपका क्वेश्चन जो था उसका आंसर ढूंढते हैं क्या होगा। काली व तीस्ता नदी के मध्य कौन सा हिमालय स्थित है, सबसे पहले दिया है कि कुमायूं हिमालय। देखिए कुमायूं हिमालय कहाँ पर है, यहाँ। तो अब इसमें देखो कि कुमायूं हिमालय जो है वो किस किस के साथ सीमा साझा, यानी कि कुमायूं हिमालय की यहाँ पे जो बाउंड्री बनाती है वो कौन सी नदी है, सतलज और काली नदी। यहाँ पे पूछा है कि काली और तीस्ता, तो कुमायूं हिमालय तो किसके बीच में आ जाएगा, सतलज और काली के बीच। और ये है असम हिमालय, तो असम हिमालय में देखो ये रहा असम हिमालय, जो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में है असम हिमालय, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फिर है पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदियों के मध्य में है पंजाब हिमालय, तो ये भी नहीं होगा। तो नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच में है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, काली और तीस्ता नदी के बीच जो हिमालय विस्तृत है उसका नाम क्या होगा, पंजाब हिमालय। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहें। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मानसून शब्द किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का, जर्मन भाषा का, अंग्रेजी भाषा का, अरबी भाषा का। बताओ इसका आंसर बताओ, देखिए कमेंट करके इसका आंसर बताओ क्या आएगा। बताओ। भारत की जो जलवायु है, भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है। कैसी है, उष्णकटिबंधीय।
अब भारत की जलवायु के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? अगर अपन बात करें कि भारत की जलवायु के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो वो सबसे पहले बताने वाले जो खोजकर्ता थे या भूगोलवेत्ता थे, उनका नाम था अल मसूदी। भारत की जलवायु के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले भूगोलवेत्ता का नाम है अल मसूदी, जो कि एक अरबी यात्री थे। कैसे यात्री थे? अरबी यात्री थे। तो ये शब्द भी कैसा है? मानसून शब्द कैसा हो जाएगा? अरबी शब्द हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय जलवायु। उष्णकटिबंधीय जलवायु के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? अल मसूदी ने। अल मसूदी कौन था? एक भूगोलवेत्ता था जो कि अरबी यात्री था। देखिए आगे, कालाहांडी और कोरापुट क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन उत्पादन के लिए, कोयला उत्पादन के लिए, लोहा अयस्क उत्पादन के लिए और मैग्नीज उत्पादन के लिए। बताओ इसका आंसर बताओ। देखिए क्वेश्चन क्या है कि कालाहांडी और कोरापुट क्षेत्र किस खनिज के उत्खनन के लिए फेमस है? बताओ इसका आंसर क्या आएगा? कमेंट करो, कमेंट रुकने नहीं चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहें। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? नहीं पता? कोई बात नहीं, इधर देखो मैं बता रहा हूँ ना। यहाँ पे कालाहांडी और कोरापुट क्षेत्र कहाँ है? उड़ीसा में। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। अब पता चल गया होगा कि क्या आंसर आएगा इसका, अगर आपने तैयारी की है तो। बताओ, जहाँ से इतना और बता देता हूँ कि जिस खनिज का उत्खनन होता है उसका 97% तो अकेला कहाँ से होता है? उड़ीसा से। और जिसके लिए फेमस जगह है कालाहांडी और कोरापुट क्षेत्र। बताओ क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा मैग्नीज उत्पादन के लिए उड़ीसा के कालाहांडी तथा कोरापुट क्षेत्र फेमस है, जो कि भारत के कुल मैग्नीज उत्पादन का 97% उत्पादन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। बताओ इसका आंसर कि भारत में सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? किसकी बात कर रही है? वन्य जीव अभ्यारण्य की। बताओ इसका आंसर क्या है? बताओ आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि सबसे अधिक वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। बताओ। अब जैसे यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पर तो क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है सर्वाधिक। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछे तो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। महाराष्ट्र की बात करें तो अपन जैसे सड़क परिवहन में जैसे देखते हैं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जो नेशनल हाईवे का निर्माण करता है। सर्वाधिक एनएच की बात करें तो वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, जो कि लगभग 13% इसका जो हिस्सा है वो रखता है। फिर उसके बाद में चलते हैं आगे। देखना इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना, सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य पूछ रहा है, ना कि राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है। मध्य प्रदेश ऑप्शन में देखिए, ये नहीं करना है कि मध्य प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये वन्य जीव अभ्यारण्य की बात कर रहा है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। फिर आज का अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल है। अभी मैंने बताया था कि अपने जो विश्व है उसमें तो टोटल हॉटस्पॉट कितने हैं? 36। भारत में कितने हैं? भारत में है 4। और 4 कौन कौन से हैं? देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ। एक तो है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट के साथ साथ में पूर्वी हिमालय, फिर इसके साथ में अपन बात करें इंडो बर्मा क्षेत्र, और इसके साथ साथ में सुंडालैंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट है, पूर्वी हिमालय है, इंडो बर्मा क्षेत्र है, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही। और चौथा कौन सा था? सुंडालैंड। यहाँ पे ध्यान रखना, ये 4 हो गए। भारत में 4 ही हॉटस्पॉट हैं, जैव विविधता हॉटस्पॉट। फिर है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का सहयोग नहीं है, यहाँ पे लिखा है सही क्रम है। और आपको क्रम कौन सा बताना है? अवरोही क्रम। अब कुछ को डाउट हो गया इसी में, शब्द लिखते ही डाउट हो गया, आरोही अवरोही क्या आ गया? ये आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही होता है घटते क्रम में। तो बताओ देखिए सही क्रम क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम और मणिपुर। बताओ इसका आंसर बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताओ क्या आएगा।
बताओ। अब जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 17 है। फिर उसके बाद में आ जाएगा मिजोरम, मिजोरम का 36 है। तो देख लो सीधा सा है, अरुणाचल प्रदेश आ गया, मणिपुर है कैंसिल हो गया, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, ये सही हो गया। मिजोरम इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, ये कैंसिल। अगर कंप्लीट भी याद नहीं रहते ना तो आप ऐसे ऑप्शन को कैंसिल कर सकते हो। जैसे 3 स्टेट मैंने यहाँ पे दिए थे, लेकिन यहाँ पे जैसे अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम आपने को क्रम पता है कि 1 नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, 2 नंबर पे मिजोरम। तो आप पहले उन ऑप्शंस को कैंसिल कर लेना कि 1 नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, 2 ऑप्शन वैसे कैंसिल हो गए थे, अब इसमें ये मिल गया था, ये मिल गया था, फिर इसके बाद ये नहीं था, इसका मतलब ये तो गलत हो गया, ये सही है। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, 750 मेगावाट क्षमता वाला रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट, जो कि विश्व का सबसे बड़ा सिंगल साइट सोलर पावर प्रोजेक्ट है, यह भारत के किस राज्य में स्थापित करने के लिए प्रस्तावित है? सबसे पहले देखो कितनी क्षमता है, 750। कौन सा है? रीवा अल्ट्रा सोलर पावर प्रोजेक्ट, और विश्व का सबसे बड़ा सिंगल साइड सोलर पावर प्रोजेक्ट है। बताओ कहाँ पर स्थापित किया जाने प्रस्तावित है? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। क्या इसका सही आंसर रहेगा? शायद मेरे को पता है कि नाम से पता चल गया होगा, रीवा का नाम सुनते ही, क्योंकि जैसे अपन ने पढ़ते हैं नर्मदा नदी को, तो नर्मदा नदी को महाभारत काल में रीवा के नाम से ही जाना जाता था। अब शायद पता भी चल गया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के रीवा में 750 मेगावाट क्षमता का अल्ट्रा सोलर पावर प्रोजेक्ट, जो कि विश्व का सबसे बड़ा सिंगल साइड सोलर पावर प्रोजेक्ट है, प्रस्तावित है कौन से स्टेट में? मध्य प्रदेश में। अगला देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काकरापार परमाणु विद्युत संयंत्र ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। कुडनकुलम परमाणु विद्युत संयंत्र फ्रांस देश के सहयोग से चलाया जा रहा है। केगा परमाणु विद्युत संयंत्र काली नदी के किनारे है। निम्न में से कौन सा सत्य कथन है? सत्य कथन बताना है। केवल 2, 1 और 2, केवल 2, 3, केवल 1, 3, उपरोक्त सभी। बताओ इसका सही आंसर बताओ। पहला ऑप्शन है कि काकरापार परमाणु संयंत्र कहां पर है? बताओ काकरापार परमाणु संयंत्र कहां पर है? तो ये हो जाएगा कहां पर? गुजरात में, और ये है ताप्ती नदी के किनारे। फिर अगला है कुडनकुलम परमाणु संयंत्र कहाँ है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा। कुडनकुलम परमाणु विद्युत संयंत्र फ्रांस देश के सहयोग से चलाया जा रहा है। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और ध्यान रखना, भारत का ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो स्वदेशी तकनीक से चलाया जा रहा है, यानी कि अपने देश में निर्मित जो टेक्नोलॉजी है उसी की सहायता से इसका निर्माण किया जा रहा है। इसका मतलब ये तो क्या हुआ? गलत। पहला सही है। अब देखो इसमें ऑप्शन पे आओ, उपरोक्त सभी, ये तो हो गया, हट गया क्योंकि सेकंड गलत आ गया। ये भी हट गया, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। अब देखो केगा परमाणु विद्युत संयंत्र काली नदी के किनारे है। बताओ देखिए इसको, केगा परमाणु संयंत्र है कहां पर? कर्नाटका में। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये 1 और 2 ये गलत हो गया, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? 1 व 3। फिर इसके बाद में अगला देखो, हो गया। अगर आपको हमारा ये ज्योग्राफी का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आप इसी तरह से हमारा सपोर्ट बनाए रखें। और आपके लिए डेली क्लासेस चल रही है। अब जैसे सीईटी का एग्जाम होने के बाद में एक प्रॉपर बैच स्टार्ट करेंगे जो कि लाइव फ्रॉम क्लासरूम होगा, तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें। और हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।